हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रीनल सेल कार्सिनोमा की। तो देखिए, रीनल सेल कार्सिनोमा, इसको हम रीनल एडिनोकार्सिनोमा भी बोलते हैं, या हाइपर नेफ्रोमा भी बोलते हैं, या क्रेविट्स ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए, नाम से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो रीनल सेल कार्सिनोमा के ये 3 एक्स्ट्रा नाम हम बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि पॉलीगोनल क्लियर सेल्स। तो ये पॉलीगोनल क्लियर सेल्स होते हैं फिल्ड विद एक्यूमुलेटेड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए पॉलीगोनल क्लियर सेल्स होते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीगोनल सेल होते हैं और ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से फिल होते हैं। ये इसका फीचर हुआ पहला। और ऑफन गोल्डन येलो ऑन ग्रॉस पैथोलॉजी। और जब हम ग्रॉस पैथोलॉजी की बात करें तो ये हमको गोल्डन येलो दिखते हैं। ये देखिए ग्रॉस पैथोलॉजी में देखिए गोल्डन येलो दिखते हैं। ठीक है, गोल्डन येलो। तो ये हो गए। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया ड्यू टू इंक्रीज लिपिड कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए लिपिड कंटेंट हम बताए ना कि इसमें जो होता है एक्यूमुलेटेड लिपिड कंटेंट। तो लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ही हमको ग्रॉस पैथोलॉजी में गोल्डन येलो कलर दिखने को मिलता है। देखिए ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि ओरिजिनेट फ्रॉम पीसीटी। तो ये पीसीटी से ओरिजिनेट होगा किडनी के और इन्वेड रीनल वेन। पीसीटी से निकलेगा, उसके बाद फिर ये रीनल वेन में चला जाएगा। ठीक है, देखिए रीनल वेन में जाएगा और रीनल वेन में फिर जाके क्या करेगा, इंफीरियर वेना कवा में चला जाएगा। तो रीनल वेन से फिर इंफीरियर वेना कवा में जाएगा और इसकी वजह से ये हेमेटोजेनस सेपरेट करता है। तो हेमेटोजेनस जब इंफीरियर वेना कवा में चला गया, यानी मेन स्ट्रीम में चला गया, तो हेमेटोजेनस सेपरेट कॉज करेगा और मेटास्टेसिस टू लंग। तो लंग तक ये मेटास्टेसिस कर देगा और बोन में भी करेगा और लीवर में भी करेगा। तो ये हेमेटोजेनस सेपरेट हमको देखने को मिलता है रीनल सेल कार्सिनोमा में। और ये सबसे पहले ओरिजिनेट होता है पीसीटी से। पीसीटी से आता है ये रीनल वेन में, फिर रीनल वेन से देखिए ये आ जाता है इंफीरियर वेना कवा में और फिर यहाँ से ये लंग्स में, बोन में, हर जगह चला जाता है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया गया, मे डेवलप वेरिकोसिल इफ लेफ्ट साइडेड। तो अगर ये लेफ्ट साइडेड है ना, तो देखिए लेफ्ट साइड का हमको रीनल सेल कार्सिनोमा देखने को मिल रहा है। तो ये आके जब इसमें रीनल वेन में आएगा तो ये देखिए गोनाइडल वेन आके यहीं पे ड्रेन करती है। और जब गोनाइडल वेन यहाँ पे ड्रेन करती है और यहाँ पे रीनल सेल कार्सिनोमा है, इस वजह से यहाँ ब्लॉकेज होगा। इसी वजह से ये हमको यहाँ पे वेरिकोसील देखने को मिलेगा। ठीक है, पिम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस जो होंगी ये बढ़ जाएंगी। तो ये हमको वेरिकोसील देखने को मिलता है रीनल सेल कार्सिनोमा में। हम वेरिकोसील के टॉपिक में बात की कि रीनल सेल कार्सिनोमा में हमको वेरिकोसील देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे मेटास्टेसिस की बात की गई तो लंग्स में जाता है मेटास्टेसिस होके, बोन में जाता है और लीवर में जाता है। ठीक है, और फिर देखिए मैनिफेस्टेशन की बात की गई कि मैनिफेस्टेशन क्या, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, पल्पेबल मास देखने को मिलेगा और हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। तो ये क्लासिकल ट्रायड हमको देखने को मिलता है। तो देखिए फ्लैंक पेन और एब्डोमिनल या पल्पेबल मास हमको देखने को मिलेगा और हिमेचूरिया देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसका क्लासिकल ट्रायड हो गया। और इसमें हमको एनीमिया भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एनीमिया को देखने को मिलेगी, हिमेचूरिया ज़्यादा हो रही है इस वजह से एनीमिया देखने को मिलेगी। और दूसरी बात की किडनी जब डैमेज हुई ना, पीसीटी मोस्टली इन्वॉल्व हुई, तो पीसीटी से ही इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होता है। जब पीसीटी से इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन हुआ और ये पीसीटी इसमें इन्वॉल्व हो गई, पीसीटी इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगी, तो हमको एनीमिया देखने को मिलेगा। तो क्लासिकल ट्रायड के अलावा हमको एनीमिया भी देखने को मिलेगा। और बताया गया सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी देखने को मिल सकता है। तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इरेथ्रोपोइटिन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में ऐसा होता है कि जब यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये पीसीटी इन्वॉल्व होगी ना, तो पीसीटी शुरू में बहुत ज़्यादा जो है ये सीक्रेट करने लगती है कभी कभी इरिथ्रोपोइटिन। इस वजह से हमको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी देखने को मिलता है, लेकिन ये लेस कॉमन होता है। मोर कॉमनली हमको एनीमिया देखने को मिलता है। और फीवर देखने को मिलेगा। तो फीवर हमको मालूम है कि हाइपोथैलेमस से यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से फीवर देखने को मिलेगा और वेट लॉस देखने को मिलेगा। और फिर ट्रीटमेंट की बात की गई तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, सर्जरी या एब्लेशन फॉर लोकलाइज्ड डिजीज। तो ट्रीटमेंट में हम सर्जरी या एब्लेशन करते हैं लोकलाइज्ड डिजीज। अगर डिजीज लोकलाइज्ड है तो हम सर्जरी करके या एब्लेशन करके उसको निकाल देंगे। लेकिन अगर लोकलाइज नहीं है तब क्या करेंगे, इम्यूनोथेरेपी हम करेंगे। और इम्यूनोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं इपीलीमूमैब। इपीलीमूमैब का हम यूज़ करते हैं। तो इपीलीमूमैब ये काम कैसे करती है, तो देखिए हम यहाँ पे इम्यून चेक पॉइंट की बात की थी, वहाँ पे भी बताए थे कि ये देखिए ये जो होती है यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये B7 के जरिए CTLA4 को ये स्टिमुलेट करता है और ये इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है टी सेल एक्टिवेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए PDL1 ये PD1 से बाइंड करता है ट्यूमर सेल और ये भी इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है टी सेल के एक्टिवेशन में। तो जब हम इपीलुमैब देंगे ना तो ये इसको ब्लॉक कर देगी। जब इसको ब्लॉक कर देती है ना तो ये जो इसका टी सेल एक्टिवेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी टी सेल इनहिबिट हो रहा था, ये नहीं देखने को मिलेगा। यानी ये वाला वायर हम कट कर देंगे तो ये टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन नहीं देखने को मिलेगा और टी सेल जो है ये ट्यूमर सेल को किल कर देगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और दूसरा तरीका देखिए क्या बताएगा, टारगेटेड थेरेपी फॉर मेटास्टेटिक डिजीज। ये हम टारगेटेड थेरेपी करते हैं मेटास्टेटिक डिजीज में। तो मेटास्टेटिक डिजीज में हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी करेंगे। और क्या बताएगा, देखिए रेयरली क्यूरेटिव। तो ये बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि ये क्योर हो जाए। तो जितने भी रेडियो
रेजिस्टेंट ट्यूमर है ना, वहाँ पे हम देख लें, उसमें से हमारा ये रीनल सेल कार्सिनोमा भी होता है। देखिए मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट जो ट्यूमर है, ये देखिए हमारे, हम इसको याद रखेंगे हॉट प्रॉम से, ठीक है। तो हॉट प्रॉम ये रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एच से हो गया हमारा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, पेनक्रियाटिक ट्यूमर, रीनल सेल कार्सिनोमा, ओस्टियोसार्कोमा और मिलेनोमा। तो देखिए रीनल सेल कार्सिनोमा ये रेडियो रेजिस्टेंट होता है, इस वजह से ये जल्दी क्योर नहीं होता है। तो इसको हम याद कर लिए। अब देखिए जब रेडियो रेजिस्टेंट की बात की तो रेडियो सेंसिटिव की बात कर लें, जो आसानी से क्योर हो जाते हैं। तो देखिए विल्प्स हम याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे विल्प्स ट्यूमर की, तो यहाँ पे ये काम लगेगी, इस वजह से यहाँ पे रिवाइज करा दे रहे हैं। तो देखिए विल्प्स ट्यूमर में हमको देखने को मिलेगा एविंग सार्कोमा में, लिम्फोमा में, सेमिनोमा में और मेलिग्नेंट माइलोमा, ठीक है। तो इसमें हमको जो है रेडियो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, यानी ये आसानी से क्योर हो जाते हैं, जबकि ये हॉट प्रॉम वाले ये रियरली क्यूरेटिव होते हैं। तो इसी वजह से बताया गया रेजिस्टेंट टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ये रेजिस्टेंट होते हैं, ये एक पॉइंट हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये देखिए मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी। तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा जो है, तो जितने भी प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यही रीनल सेल कार्सिनोमा ही है। और एज फैक्टर की बात की तो 50 to 70 ईयर ओल्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये देखिए मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है स्मोकिंग से, ठीक है। तो इंक्रीज इंसिडेंस विद टबैको स्मोकिंग एंड ओबिसिटी। तो ओबिसिटी से भी एसोसिएट होता है, इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, लेकिन स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एसोसिएटेड विद पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, तो हमको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम से एसोसिएट देखने को मिलता है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड या एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन या एसीटीएच या रेनिन, ठीक है। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। इसको हम पीयर से याद रखेंगे कि रीनल सेल कार्सिनोमा जो होता है ये पीयर से जो होता है एसोसिएट होता है और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो देखिए पीयर पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन, एसीटीएच और रेनिन, ठीक है। तो ये पीयर एनियोप्लास्टिक, ठीक है। तो पीयर एनियोप्लास्टिक यानी पैरान्यूप्लास्टिक, एनियोप्लास्टिक पैरान्यूप्लास्टिक, इस तरह से ये निमोनिक हम यूज़ करके इसको याद रखेंगे कि 4 से एसोसिएट होता है। और क्लियर सेल की बात करें तो देखिए, हाँ क्लियर सेल की बात करने से पहले ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा 4 टाइप का होता है। क्लियर सेल आरसीसी, पेपिलरी आरसीसी, क्रोमोफोब आरसीसी, कलेक्टिंग डक्ट या बेलिनी डक्ट आरसीसी। तो ये 4 टाइप का होता है। इसमें से मोस्ट कॉमन हमारा यही होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा ये होता है, और ये जो होता है ना सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस इसी की होती है। तो ये चारों टाइप की हम बात किए। और यहाँ पे देखिए क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा की बात की जा रही है कि क्लियर सेल ये मोस्ट कॉमन सब टाइप है, चारों में से सबसे कॉमन सब टाइप यही है, और एसोसिएट विद जीन डिलीशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 3। तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, इस वजह से इस पर फोकस किया गया और बताया गया कि ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे जीन डिलीशन की वजह से देखने को मिलता है। और फिर बताया गया कि स्पोरेडिक और इनहेरिटेड एज वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। तो ये स्पोरेडिक हो सकता है या इनहेरिटेड हो सकता है, जैसे कि वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम में हमको देखने को मिला। और उसके बाद आरसीसी, देखिए ये रीनल सेल कार्सिनोमा, यहाँ पे देखिए 3 लेटर्स होते हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्रेजेंट भी हुआ और एसोसिएटेड विद वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन। तो वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन से ये एसोसिएट होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और देखिए यहाँ पे आरसीसी और हिपैटिक डिस्फंक्शन अगर साथ में प्रेजेंट हो रहे हैं ना, तो इसको हम स्टैनफर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए और बाकी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ रीनल सेल कार्सिनोमा का। इसमें हम बताया कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पॉलीगोनल क्लियर सेल देखने को मिलते हैं और इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब लिपिड एक्यूमुलेट होता है ना, तो यही लिपिड का एक्यूमुलेशन ही ना ग्रॉस पैथोलॉजी में इसको गोल्डन येलोइश दिखाता है। ये चीज़ हुई। और ये ओरिजिनेट होता है पीसीटी से, फिर उसके बाद फिर ये आ जाता है रीनल वेन में, और उसके बाद फिर ये चला जाता है इन्फीरियर वेना का में, फिर उसके बाद ये मेटास्टेसाइज हो जाता है लंग्स में, बोन में और लीवर में। और इसमें जो ट्रायड हमको मोनली देखने को मिलता है वो फ्लैंक पेन देखने को मिलता है, पल्पेबल मास या एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा और हिमेच्यूरिया देखने को मिलेगा। ये क्लासिकल ट्रायड हुए। और हमको एनीमिया भी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पीसीटी इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा। और हमको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी कभी कभी देखने को मिलता है क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन उस कंडीशन में ज़्यादा सिक्रेट होता है, क्योंकि पीसीटी की डिजीज है तो कभी कभी ये ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन करा देती है। तो हमको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया लेकिन लेस कॉमनली देखने को मिलता है। और फीवर और वेट लॉस देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट की हम बात किए तो यहाँ पे देखिए हम जो है, अगर लोकलाइज है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हमारे लिए सर्जरी या एब्लेशन है। और अगर मेटास्टेसाइज हो गया तो हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं इपिलिमुमेब के जरिए, और ये कैसे काम करता है हम यहाँ पे बता दिए। और टारगेटेड थेरेपी फॉर मेटास्टेटिक डिजीज, टारगेटेड थेरेपी भी हम कर लेंगे। और लेकिन ये बहुत ही कम क्यूरेटिव होता है क्योंकि ये रेडियो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी हम यहाँ पे हॉट प्रॉम से बताएं कि देखिए आर से रीनल सेल कार्सिनोमा ये मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताएं कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव जो ट्यूमर्स है ये विल्म्स ट्यूमर है। और इसमें हमारा रीनल से अगर बात करें तो विल्म्स ट्यूमर देखिए ये हमारा किडनी का ट्यूमर है।
और उसके अलावा फिर मोस्ट कॉमन ये मेलिग्नेंसी है। और फिर उसके बाद यहाँ बात की कि एज की 50 से 70 साल में देखने को मिलता है और ये स्ट्रांगली एसोसिएट होता है स्मोकिंग से और ओबेसिटी से भी एसोसिएट होता है। और यहाँ पे हमको पियर न्यूप्लास्टिक यानी हमको पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। पियर से याद रखेंगे, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, एक्टोपिक ईपीओ और एसीटीएच और रेनिन, ये हमको देखने को मिलेगा। और इसके 4 टाइप में से क्लियर सेल कार्सिनोमा जो होता है ये मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है। और यहाँ पे देखिए जो क्लियर सेल कार्सिनोमा में क्रोमोसोम नंबर 3 पे जीन डिलीशन को जैसे देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए आरसीसी में याद रखेंगे कि 3 लेटर होते हैं और 3rd नंबर के क्रोमोसोम पे ये हमको देखने को मिलेगा डिलीशन और एसोसिएटेड विद वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन, तो VHL इसमें भी 3 ही है। तो इससे हम याद रखेंगे कि रीनल सेल कार्सिनोमा के स्पेसिफिक फीचर कैसे कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लें तो ये देखिए वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम से जो इसको रिलेट किया गया है आरसीसी को, इसलिए रिलेट किया गया है क्योंकि वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन का म्यूटेशन होता है, इस वजह से हमको क्लियर सेल आरसीसी देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे आरसीसी को वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन से रिलेट किया गया है। ठीक, तो ये इसका रिलेशन हो गया जो आरसीसी में 3 लेटर्स हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर 3 के एसोसिएशन से होता है। और इसमें जो जीन इन्वॉल्व होता है वो होता है VHL, ठीक है, वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन। तो ये हो गया हमारा क्लियर रीनल सेल कार्सिनोमा। और बाकी जितने थे ये देखिए 4 टाइप्स, पेपररी रीनल सेल कार्सिनोमा ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है और क्रोमोफोब आरसीसी और कलेक्टिंग डक्ट आरसीसी ये 3rd एंड 4th है। और इसकी हम बता दें कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस इसकी है। और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे देखें कि ये आरसीसी जो है ये पियर एनियोप्लास्टिक क्यों कॉज कराती है। तो ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है, तो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ये होता है ना कि कैंसर की वजह से डायरेक्ट एक्शन हमारी बॉडी पे ना देखने को मिले, कैंसर की वजह से जो डायरेक्ट एक्शन होता है वो ना देख के इनडायरेक्ट एक्शन मिले, और इनडायरेक्ट एक्शन की वजह से हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो अल्टर हो जाए, उस चीज़ को हम बोलते हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो देखिए आरसीसी की कंडीशन में हमको ये पियर देखने को मिलता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, एक्टोपिक ईपीओ और एसीटीएच और रेनिन। तो इसलिए देखने को मिलता है कि यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, इस वजह से हमको पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड देखने को मिलता है रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में, जो अपना फंक्शन करता है, इस वजह से हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन अल्टर हो जाता है। और एक्टोपिक ईपीओ देखने को मिलता है, एक्टोपिक ईपीओ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसमें हमारा जो है तो मोस्टली पीसीटी इन्वॉल्व होती है और पीसीटी से ही हमारा इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है और आरसीसी में सबसे पहले पीसीटी इन्वॉल्व होगी, इस वजह से किडनी से ईपीओ नहीं निकलेगा। और जब किडनी से ईपीओ नहीं निकलेगा तो हमको एक्टोपिक ईपीओ देखने को मिलेगा। और एसीटीएच तो ये जो हमारे आरसीसी में रेयरली होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कि हमारी किडनी में फोकाई बन जाते हैं और ये फोकाई एसीटीएच को सिक्रीट करते हैं। तो ये इस वजह से हमको कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। और रेनिन हमको पता है कि जब यहाँ पे पीसीटी हमारी डिफेक्टिव हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे डीसीटी में लेस सोडियम पहुँचेगा और जब लेस सोडियम जाएगा तो हमारा रास एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि ये जो सेंस कर रहा है कि ब्लड फ्लो कम हो गया है और ब्लड प्रेशर कम हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए ये रास एक्टिवेट होगा। तो ये हमारा जो है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इस चीज़ को मेंटेन करता है और ये सारे फीचर शो करता है। और क्यों शो करता है ये हम यहाँ बता दिए।